Good afternoon, students. This is class 12th biology and chapter 11 biotechnology principles and processes. So I'm explaining with this PowerPoint definition. Biotechnology is the use of living systems and organisms to develop or make useful products. Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof to make or modify products or processes for specific use, or EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी एक डेफिनेशन दी है जो आपके एनसीईआरटी में भी दी है. The integration of natural sciences and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for product and services. Oldest form of biotechnology आप देख रहे हो डायग्राम में, ब्रेड, कर्ड, योगर्ट, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. देन formation of alcohol beverages, application of fermentation for production of wine beverage is also a biotechnological process. Starting from the earlier time it was done. Then two important techniques are there in the biotechnology, modern biotechnology. One is genetic engineering, other is chemical engineering. Genetic engineering में DNA और RNA का हम चेंज करते हैं और उस चेंज DNA को हम होस्ट में डालते हैं जिससे उसका फिनोटाइप भी चेंज होता है. केमिकल इंजीनियरिंग में हम ऐसे चेंज्ड ऑर्गेनिज्म को बायोरिएक्टर में ग्रो कराते हैं लार्ज क्वांटिटी में जिससे कि वैक्सीन और एंजाइम और बेवरेज ड्रग बना सकते हैं. एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो क्लोन्स होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए क्या करता है, फ्यूज करता है, जिससे डिजायरेबल जीन और अनडिजायरेबल जीन दोनों फ्यूज हो सकती हैं. पर यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आइसोलेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है ओनली वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन. हम डिजायरेबल जीन को ही अगर डीएनए में फ्यूज कराएं तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक नया डीएनए बनाती है जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड ये डीएनए जीन क्लोनिंग के रूप में यानी कि जीन को मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में यूज होता है. इसको होस्ट में भी डाला जाता है, जीन ट्रांसफर कहते हैं इसको. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, एलियन डीएनए अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता होस्ट में. इसको तभी ये मल्टीप्लाई कर सकता है अगर हम इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, ओराई रीजन के साथ एक वेक्टर के थ्रू इसे होस्ट में ट्रांसफर करें. एलियन डीएनए जो वेक्टर से जुड़ा रहता है वही क्लोनिंग हो सकता है, उसी की क्लोनिंग हो सकती है. अब इसके लिए जीन ट्रांसफर के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है. कॉमनली यूज वेक्टर प्लाज्मिड्स होते हैं. ये छोटे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं बैक्टीरिया के. पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था स्टैनली कोहेन और रॉबर्ट बोयर ने 1972 में बनाया. इसमें इसने जीन लिंक करी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्लाज्मिड ऑफ सेलुला टाइफी से, आइसोलेट किए डिजायरेबल जीन और फिर उसे कट करके प्लाज्मिड में डाला जिसकी वजह से उस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गई और इसके लिए इसे मोलिकुलर सीजर्स की जरूरत पड़ी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ी. डिजायरेबल जीन एलियन डीएनए जो प्लाज्मिड से लिंक्ड है वो होस्ट में चली गई. Linking of DNA involves DNA ligase acts on the cut DNA molecules and join their ends. Now combination circular autonomously replicating DNA created in vitro recombinant DNA. वैसा ऑर्गेनिज्म recombinant DNA बनाता है. RDNA transferred into E. coli, DNA replicates using host DNA polymerase. Multiple copies of antibiotic resistance gene cloning and E. coli will become antibiotic resistant. ऐसे ही कोलाई जिसमें ये आरडीएनए गया है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है वो अब रेजिस्टेंट कोलाई हो जाएगी. सो बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के जो है ये 3 स्टेप आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन. सबसे पहले हम डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, देन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिफाइड डीएनए होस्ट में.
देन होस्ट को मेंटेन किया जाता है ताकि वो उस डीएनए को प्रोजेनीज में भी क्या कर सके, डाल सके. Then next is what the steps. The steps are given in the flowchart form. सबसे पहला स्टेप है कि डीएनए को हम लोग आइसोलेट करेंगे, आइसोलेटिंग द जीनोमिक डीएनए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन इसका फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा जीनोमिक डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर डीएनए का. देन स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्क्रीन करना पड़ेगा कि हम कौन सा डीएनए है जो कि हमें होस्ट में डालना है. कल्चरिंग द सेल्स, हमें सेल्स को कल्चर करना पड़ेगा. एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट. एंड देन इसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद डीएनए का थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप होगा इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर. फर्स्ट हमने डिजायरेबल जीन आइसोलेट करी, सेकेंड हमने उसे फ्रेगमेंट किया, थर्ड हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से आइसोलेट भी कर लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से. एंड देन हमने उसको इंसर्ट कर दिया वेक्टर में, इंसर्ट कर दिया. वेक्टर इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एंड देन हमने उसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट में. एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप, हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट में. सिक्स्थ स्टेप कल्चरिंग द सेल, हमने सेल कल्चर कर लिया. सेवेंथ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. We have done the transformation of steps. These are the 7 important steps which are involved in the cloning or rDNA technology, जिसमें हम लोग ये सब स्टेप का फ्लो चार्ट बना के भी इसे शो कर सकते हैं. पहले सबसे पहले आप देख रहे हो जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया जाता है, देन उसमें से डिजायरेबल जीन को अलग करा जाता है फ्रैगमेंट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके. तो यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम आती है. एंड इससे ही हम वेक्टर, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को भी कट कर लेते हैं. एंड देन उन जो फ्रैगमेंट्स हमें मिली हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम आइसोलेट भी करेंगे, स्क्रीन कर लेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको कितनी साइज की हैं वो, और फिर उन्हें वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे फोर्थ स्टेप पे. फिफ्थ स्टेप पे हम होस्ट में डाल देंगे उस वेक्टर को जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है. सिक्स्थ स्टेप पे हम सेल को कल्चर कर लेंगे और फिर सेवेंथ स्टेप पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल कर लेंगे, होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर कर देंगे. दिस वाज द फ्लो चार्ट व्हिच इज देयर. इज इट क्लियर टू यू मोनिशा? इज इट क्लियर? अब यही स्टेप्स क्या कर रखे हैं, थोड़ी डिटेल में बता रखे हैं. आइसोलेटिंग द जीनोमिक डीएनए, आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए फ्रॉम डोनर. हम जिसमें से भी डिजायरेबल जीन लेना चाहते हैं उसको हम डोनर यहाँ बोल रहे हैं. हमने सेल को लाइस किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और हम उसमें एंजाइम्स डाल देंगे, डिफरेंट एंजाइम जो बाकी चीजों को क्लियर कर देंगे, और लास्ट में हम डीएनए पालेंगे. एंड फ्रैगमेंट्स अब उनको एंजाइम से भी, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर नाम की एंजाइम से ट्रीट कराना पड़ेगा जो डीएनए हमें मिला है. यानी हम उनको अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये देखो डीएनए को कट कर रही है मॉलिक्यूलर सीजर से. यहाँ तो नॉर्मल सीजर दिखाई है, बट मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती है, ये एक्शन डीएनए कट करने का एक्शन कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. इट इज डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये पर्टिकुलर आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट प्रोड्यूस करती हैं और सीकी एंड्स बनाती हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूलर सीजर. So these are the two steps. पहले isolation, then उसका cutting the fragments of this DNA. Then basic steps. Third step is screening of the fragments of the desired gene. जो भी हमारे desirable gene है उसको isolate भी करेंगे, screen करेंगे. कैसे करते हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं, उसको जेल में रन करा देते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम फिर उसको, हमारी जो डिजायरेबल जीन है कितने साइज की थी, कितने बेस पेयर्स की थी, उसके बेस पेयर में हम उनको क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग भी कर लेते हैं. देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अब हम इसको हमने निकाल तो लिया, इस जीन को वेक्टर में डाल देंगे. तो ये देखो यहाँ पर्पल कलर की एक जीन है जो हमारा इंसर्ट है, उसको हमने नेक्स्ट ब्लू कलर के डीएनए में उसे अटैच किया है. सो यहाँ पर हमें हमारा आर डीएनए मिल जाएगा. वी विल गेट अवर आर डीएनए. इज इट क्लियर टिल हियर मोनिशा? इज इट क्लियर? ओके.
सो देन फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा बेसिक स्टेप करने में कि अब हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट, इसके लिए हमें सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। डिफरेंट टेक्निक से हम उन्हें कॉम्पिटेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक का डायग्राम दिखा रखा है। वैक्यूम सक्शन से सिरिंज से इस सेल को साइटोप्लाज्म से होल्ड करके रखा हुआ, दूसरी माइक्रो पिपेट के इंजेक्शन से इसके अंदर हम डीएनए ट्रांसफर करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटेंट सेल्स के अंदर क्या कर देते हैं, वी ट्रांसफर द डीएनए, we transfer the DNA in the competent cells. Then sixth step is what culturing the cell. ऐसे सेल्स जिनमें हमारा डीएनए जा चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनको अब हम कल्चर कर लेते हैं। आप देख रहे हो पेटी डिशेस में मीडिया है पिंक कलर का, ये फूड मटेरियल होता है। इसके ऊपर हम ऐसे सेल्स जिनके अंदर हमने नया डीएनए डाला है उन सेल्स को ग्रो करा सकते हैं। तो अगर हमने इसके न्यूक्लियस में अपना डिजायरेबल जीन इंजेक्ट कर दिया था माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, इस स्टेप को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो इसके अंदर आ चुका। अब माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हमने इन्हीं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को हमने किस में डाल दिया है, पेट्री डिशेस में ग्रो करा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ स्टेप कल्चरिंग द सेल्स। सेवेंथ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। हमने यूजिंग दीज कॉपीज suitable host cells so as to express the desirable gene। अब इससे डिजायरेबल जीन एक्सप्रेस होगी इन सेल्स में, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, होस्ट सेल क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म। दीज वर द 7 स्टेप्स स्टार्टिंग से कि सबसे पहले जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करना डोनर से, जो भी डीएनए हमें चाहिए वो आइसोलेट करना, देन फ्रैगमेंट करना डीएनए को मॉलिक्यूलर सीजर से, देन स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट्स, उन फ्रैगमेंट्स की स्क्रीनिंग करना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, देन इंसर्शन ऑफ डीएनए इन अ वेक्टर, वेक्टर में डीएनए इंसर्ट करना। बेसिक स्टेप्स में फिफ्थ स्टेप है होस्ट में डालना उसको, सिक्स्थ स्टेप कल्चरिंग द सेल्स, सेवेंथ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल। तो इस तरह से 7 स्टेप्स में हमारा प्रोसेस हो जाएगा। एंड बायोटेक्नोलॉजी का और सब डिविजन्स जो बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सेल बायोलॉजी। तो दिस इज व्हाट दिस कम्स इन द बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप्स के बारे में हम लोग सेल बायोलॉजी, क्रॉप्स, ड्रग्स, वैक्सीन, ये सब चीजें हम बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। डायग्नोस्टिक्स, लाइफ स्टॉक, अब आप देख रहे हो वैक्सीन कितनी सारी बन रही हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है प्रोसीजर, अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन बन गई हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज शोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हमें ये सारे स्टेप्स करने हैं तो व्हाट आर द टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दीज थिंग्स। तो सबसे पहला जो टूल आता है वो होता है recombinant DNA technology needs tools, and the important tool which is there is the restriction enzyme। ये restriction endonucleases और exonucleases होती हैं। polymerase enzyme चाहिए होगी हमें, ligase चाहिए होगा, vector चाहिए होगा, host चाहिए होगा। So these are the tools which are required enzymes which is used to make a cut in the DNA in a recombinant DNA technology. 1963, two enzymes were isolated from Escherichia coli, which restrict the growth of bacteriophages। ये naturally bacteria में हमें enzyme मिलती हैं। इनका काम होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो करने से रोकना। कैसे रोकेंगी, बैक्टीरियोफेज जैसे उनके अंदर इंसर्ट हो तो वो क्या करें, बैक्टीरियोफेजेस को डीएनए को तोड़ दें। तो ये काम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। 1963 में ऐसे एंजाइम्स ढूंढी गई, उनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया।
क्योंकि वो डीएनए के मिड में कट प्रोड्यूस करके जिगजैग एंड बनाती हैं। फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस जो ढूंढी थी, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। हिंड सेकंड नाम की एंजाइम जो थी, जो पहली एंजाइम थी जो ढूंढी गई थी और जो डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रिकॉग्नाइज करने के बाद आफ्टर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को ये पहचानती थी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, फिर कट प्रोड्यूस करती थी। And this sequence which is identified by the enzyme is called as a recognition sequence. Is it clear? 900 restriction enzymes अब तक ढूंढी जा चुकी हैं ऐसे 230 strains में बैक्टीरियाज के। And we are now moving to the action of restriction enzyme। की restriction enzyme किस तरीके से कट प्रोड्यूस करके कैसे वो क्या करती हैं, डीएनए को कट प्रोड्यूस करती है ताकि उसकी क्या बन जाए, फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाए। तो इट्स रिटन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 टाइप्स की है, एक्सोन्यूक्लियेसेस दैट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस। एंड व्हाइल नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम इनका नॉमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए कि जब हम इनका नाम रखते हैं तो हमें सबसे पहला जो लेटर होता है वो जीनस से लेना होता है। श्रीचिया से लिया है, इको R1 एक एंजाइम उसका ई लिया है, कोलाई से CO लिया है वर्ड, और R से उसका स्ट्रेन है, मीनिंग है, 1 से उसका ऑर्डर, यानी फर्स्ट एंजाइम जो इको R1 से निकली है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट करती है डीएनए के सीक्वेंसेस को, किसमें, फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन टू बाइंड एंड कट स्पेसिफिकली ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मतलब शुगर फॉस्फेट के बैकबोन में वो अपना जो सीक्वेंस है उसे पहचानेगी, जो क्या होता है, जो नीचे दिया भी हुआ है GAATTC, और G और A के बीच में वो कट प्रोड्यूस करेगी और शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिससे कट हो जाएगा। एंड वी विल गेट अ जिगजैग एंड, हमें जिगजैग एंड मिल जाएगा। डीएनए सीक्वेंस का बेस पेयर कट होने की वजह से ही हमारा डिजायरेबल जीन आइसोलेट हो सकता है। प्लस हम अगर वेक्टर में भी सेम एंजाइम से कट प्रोड्यूस करें तो हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल सकते हैं हमें। क्यों चाहिए हमें? ताकि जब हम इन दोनों को मिक्स करें तो जो डिजायरेबल जीन है वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प कर सके। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे तभी वो दोनों ज्वाइन होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड करके, और फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम से भी हमें समझाया हुआ है किस तरीके से कट हुआ है स्ट्रैंड, और सेंटर से दूर कट हुआ है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसे कट किया है G और A के बीच में, और वी विल गेट अ स्टिकी एंड, हमें स्टिकी एंड मिला है, एंड विच इज लाइगेटिंग ऑन विच इज कॉम्प्लीमेंट्री अटैचिंग टू ईच अदर, दोनों से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे अटैच हो जाएगा, एंड वी विल गेट वन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यू कैन सी these two, these and these two are sticky ends, ये आपस में क्या हो जाएंगे, zigzag तरीके से जुड़ जाएंगे, and we will get a recombinant vector, recombinant DNA। और इस टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और एंजाइम्स के भी बहुत सारे ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, और कहाँ वो कट प्रोड्यूस करती है उन्हें ब्लैक डॉट से दिखा रखा है। हमारा एनसीईआरटी में इको R1 है तो हमें वो याद रखना है, पर यहाँ पर प्रोविडेंसिया क्वाड्रिकी, सिरेशिया मार्सिनेंस, हीमोफिलस इजिप्टस, अलग अलग नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट की हुई एंजाइम्स के कट प्रोड्यूस करके दिखा रखे, एंड दे आर ऑल्सो शोन अस the way they are producing the ends। It means कुछ तो स्टिकी एंड्स बना रही है, बट कुछ ब्लंट एंड्स भी बना रही है जो एग्जैक्ट मिड में कट करती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट कट करती हैं, वो ब्लंट एंड्स बनाती हैं। सो यू कैन सी हीमोफिलस इजिप्टी में भी ब्लंट एंड है, बट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो लास्ट वाला है उसमें कैसा एंड है, स्टिकी एंड है। तो जो एंड जिगजैग होगा उसे स्टिकी एंड बोलेंगे, एंड द एंड विच इज नॉट हैविंग दैट ओवरहैंगिंग रीजन्स नहीं है तो उसे ब्लंट एंड बोलते हैं। तो ये हमें पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या है। ये फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में
आरडीएनए बनाने के ही काम आती है, नया डीएनए बनाने के काम आती है, जिसमें वेक्टर और डिजायरेबल जीन दोनों लगी हुई होती हैं और सेम तरह के सीक्वेंस होते हैं। डीएनए लाइगेज को ऐड करके हम इसे सील कर लेंगे, परमानेंट बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाता है। एंड देन ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है, ये पूरे स्टेप्स को आपको समझा देता है किस तरीके से हमारा डीएनए में कट प्रोड्यूस करना है, वेक्टर में कट प्रोड्यूस कर, दोनों को ज्वाइन करना है और फिर उसको होस्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर देना है। एंड देन वो होस्ट में प्रोजेनीज में जाकर डिवाइड होने लगेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रेगमेंट डीएनए सेपरेट, अब हमें जेल से सेपरेट भी करना है। नेगेटिव चार्ज के से डीएनए एनोड की तरफ मूव करने लगता है। मैट्रिक्स उसका जेल है, जेल में से वो पार होके एग्रोस जेल में से वो नेचुरल पॉलीमर से बना हुआ, अगर अगर से बना हुआ जेल होता है, जिसमें से वो सीविंग इफेक्ट के थ्रू, जैसे हम सीव के थ्रू किसी चीजों को, ट्री को स्ट्रेन कर लेते हैं, वैसे डीएनए भी उसके अंदर से फ्लो के चला जाता है। और डीएनए को हम पहचानने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई से उसे पहचानते हैं, जो यूवी रेडिएशन में ब्राइट ऑरेंज बैंड कलर के हमें देती है, और हम फिर बैंड्स को कट आउट करके एग्रोस जेल से निकाल सकते हैं। इस कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ डीएनए इज नोन एज एल्यूशन। प्योरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स को अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज में लेंगे। अब नेक्स्ट the same step of gel electrophoresis shown over here, and electrophoresis separation of the DNA fragment based on size की बेसिस पे यहाँ पर डीएनए लोड किया जाता है एक एंड में, वेल्स में, एंड वो डीएनए फिर पूरे उसमें जेल में रन होता है और सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर सोर्स भी लगा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव हो रहा है, एंड इट्स गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर सेगमेंट्स टू larger fragments to smaller fragments, it is getting separated. ऑरेंज रंग का ये हमें बैंड दिख रहा है, कैसे वो इल्यूट कर रहा है, हाउ इट इज रिमूविंग द बैंड। यू कैन सी स्केपल से बहुत बारीक से कट करके वो इस डीएनए को, बैंड को, फ्रेगमेंट को रिलीज कर देगा। ठीक है, यूवी रेज में हमें इस तरह से जेल के अंदर वो शो होता है ऑरेंज बैंड में। इज इट क्लियर? Is it clear, Monisha? Are you able to understand it? Yes, ma'am. Okay. So now is next tool, which is a cloning vector. I want you to read it because from starting I am reading. Can you read it? Cloning vector. Read it from the screen. मैम कहाँ से? क्लोनिंग वेक्टर से? हाँ, क्लोनिंग वेक्टर से पढ़ना है। A cloning vector is a small piece of DNA taken from a virus of a plasmid of bacteria that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragments can be inserted for cloning purposes. Common vectors, plasmids and bacteriophages. तो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो एक छोटा पीस है डीएनए का, जो वायरस से या प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया से निकाला गया है, या तो बैक्टीरियोफेज से ले लेंगे। वायरस यहाँ पे कहने का मतलब है बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि ये वेक्टर प्लाज्मिड्स जैसे क्लोनिंग वेक्टर्स वायरसेस में, बैक्टीरियोफेज नाम के वायरसेस में भी मिलते हैं। देखो नीचे दिए हुए कॉमन वेक्टर बैक्टीरियोफेज, और दूसरे किस में मिलते हैं? ये बैक्टीरिया में। तो हम इनसे स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए होते हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें स्टेबली मेंटेन भी किया जा सकता है। अगर वापस इनको चेंज करके इनमें फॉरेन डीएनए डाल के इन्हें वापस इनके होस्ट में डाल दिया जाए ना, प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज को के अंदर डाल दिया जाए डीएनए को, तो ये उनको क्या कर लेते हैं? एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इन क्लोनिंग वेक्टर में पड़ी हुई कोई भी, इनमें एडेड कोई भी जीन क्या हो सकती है? रेप्लिकेट हो सकती है। ये इनका यूज है। इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट मैनर में वो रेप्लिकेट हो सकती है। हाई कॉपी नंबर सेल का अगर होगा तो प्लाज्मिड 15 से 100 कॉपीज भी बना सकता है एक सेल के अंदर अपने उस डीएनए की, और एलियन डीएनए को जब इंटीग्रेट कर लेंगे वेक्टर में तो वो भी वेक्टर के कॉपी नंबर के बराबर अपने आप को डबल कर सकता है। ये एडवांटेज होता है। कैरियर्स की तरह काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का स्कोप देते हैं,
And now vector can be engineered for easy linking of the foreign DNA. Foreign DNA का easily link करने के लिए vector engineer किए गए हैं. And ऐसे vectors selection करवाने में भी help करते हैं. Recombinants from the non-recombinants means किसकी बात हो रही है? Selectable marker gene की बात हो रही है. Gene cloning with the different vectors. किस तरीके से gene cloning करा सकते हैं different vectors से यहाँ show कर रखा है. स्टेप्स वही हैं, थोड़े से बस यहाँ बैक्टीरिया लिया है, नीचे वायरस लिया है. वायरस से भी डीएनए उसका आइसोलेट, वायरल डीएनए वायरल वेक्टर आइसोलेट कर दिया है. वायरल वेक्टर में क्या किया है? कट प्रोड्यूस करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन जीन को लाइगेट किया. अब इसको वापस से किस में डाल देंगे? वायरस में डाल देंगे. अब ये इसको बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर इस वायरस को ग्रो करवा लेंगे. ये अपनी बहुत सारी कॉपीज ऐसी बना लेगा और ये फॉरेन जीन को डबल करा देगा. सेम केस अगर हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल लेते हैं, वेक्टर के फॉर्म में उसे यूज कर रहे हैं, उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस किया, फॉरेन जीन ब्लू कलर की इसमें डाली और इसको वापस से किस में डाल दिया? इस आरडीएनए को बैक्टीरिया में डाल दिया. बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड होगा, अब ये नए वाले बैक्टीरियाज में हमारी फॉरेन जीन को रेप्लिकेट करता जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Is it clear to you? The steps? Yes, ma'am. Okay. तो features of facilitating cloning into vectors, मतलब हमें क्लोनिंग वेक्टर्स एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम क्लोन करा सके, मतलब एम्पलीफाई करा सके, कॉपीज बना सके फॉरेन जीन की. क्लोनिंग मतलब होता है टू मेक क्लोन्स, टू मेक कॉपीज. तो वेक्टर हमें एक स्कोप देते हैं कि उनके अंदर हमने जो भी फॉरेन जीन डाली वो क्लोन हो सकती है, उसकी कॉपीज बन सकती हैं. ऐसे कौन से फीचर्स हैं वेक्टर के? तो ये 4 ऐसे फीचर्स हैं जो उनको क्लोनिंग के लिए सूटेबल बनाते हैं. The features required to facilitate cloning into vectors are origin of replication, selectable marker, cloning sites, vector for cloning genes in plants and animals. These 4 we have to read. Origin of replication तो सबको पता है because it was introduced in 6th chapter as well. ये एक ऐसी साइट है जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू होता है, इनिशिएट होता है. एलियन डीएनए को अगर हम इस साइट के पास लिंक कर देते हैं तो वो क्या करेगी? रेगुलेट भी करेगी, कंट्रोल भी करेगी कॉपी नंबर का डीएनए का. और टारगेट डीएनए, एलियन डीएनए यानी टारगेट डीएनए बोलो, एलियन डीएनए बोलो, वो क्या होगा? It will be also replicated. If multiple copy of target DNA required, then target number DNA should be cloned in vectors. ऐसे वेक्टर में उन्हें क्लोन करो अगर ज्यादा कॉपीज आपको चाहिए कि जिनकी हाई कॉपी नंबर हो, उस हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट सेकंड की बात है सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स. ये क्या करती हैं? ये एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट्स से, मतलब जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिनमें फॉरेन जीन गई हैं ऐसे बैक्टीरियाज को, और जिनमें नहीं गई हैं उनसे अलग करने में, सिलेक्शन करने में. ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिससे आरडीएनए, यहाँ आरआरएनए लिखा है बट ये होगा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाए, किसमें? होस्ट में इंट्रोड्यूस किया चला जाता है. उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इकोलाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन. अभी एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन के नाम बताए हैं कि क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन. These are the names of the selectable marker genes. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Cloning sites, regions in the vector where ligation of the target DNA take place, created by commonly used specific restriction enzyme at the recognition sites, restriction sites within the vector where ligation of alien DNA take place. Means cloning sites वो region है vector के जिनके अंदर जहां पर target DNA जुड़ सकता है. कैसे? क्योंकि वहां पर restriction enzyme, specific restriction enzyme की क्या है? recognition sites है.
जब तक रिकॉग्निशन साइट पे कट प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक लाइगेट कैसे होगा? तो जो साइट जहां पर कट प्रोड्यूस होगा वही लाइगेशन साइट भी होगी और वही क्लोनिंग की साइट भी होगी, और वो एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही साइट है। दीज थ्री आर कनेक्टेड, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां कट प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए वेक्टर वहां ओपन हो सकता है और देन वहां पर फॉरेन डीएनए लग सकता है। एग्जाम्पल PBR 322 बुक में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, जिसमें क्लोनिंग हो सकती है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसमें मिलती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें मिलती है। इसमें तरह तरह की क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट कॉम्प्लिकेट कर देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा लाइगेशन को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, ये इनएक्टिव, ये भी देती हैं, रेजिस्टेंस देती है बैक्टीरिया में। ये डायग्राम है, ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में और ये पूरा एक्सप्लेन करना है। ओके, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।